हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग टू टॉपिक्स। पहला कलेक्शन और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोगों ने आपको पहले एरे बताया था, जिसमें एरे हमने बताया था एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। ठीक है ना। तो लेकिन एरे के अंदर हम लोगों ने जब करा था तो हमने देखा था कि एरे को जब इनिशियलाइज करते हैं तो उसका साइज को फिक्स कर देते हैं और उसको फिर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं साइज को। ठीक है ना। और इसी तरीके से हम लोगों ने एरे में देखा था कि अगर मेरे को ये करना है कि डुप्लीकेट डाटा ऐड ना हो या सेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो, तो उसके लिए मेरे को कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ रहा था। और जो डाटा रिट्रीव होगा वो इंडेक्सिंग ऑर्डर में रिट्रीव होगा, 0 1 2 पोजीशन से डाटा रिट्रीव होगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जावा जो है वो क्या लेकर आया, वो यूटिल पैकेज के अंदर एक कलेक्शन इंटरफेस को लेकर आया। तो कलेक्शन एक इंटरफेस है और उस टॉपिक का नाम भी कलेक्शन उस इंटरफेस की वजह से ही पड़ा है। अगर हम हायरार्की में देखेंगे तो सबसे ऊपर एक कलेक्शन एक इंटरफेस है और कलेक्शन इंटरफेस से तीन इंटरफेसेस इनहेरिट हो रही है, सेट इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस और मैप इंटरफेस। इंटरफेस जब हमने पढ़ाया तो हमने देखा था कि इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है ना। तो वैसे ही सेट इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस और मैप इंटरफेस, चाइल्ड इंटरफेस कलेक्शन से आ रहे हैं। और फिर ये जो इंटरफेसेस है, सेट इंटरफेस आगे इंप्लीमेंट हो रहा है क्लासेस में, लिस्ट इंटरफेस आगे इंप्लीमेंट हो रहा है, मैप इंटरफेस आगे इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। तो ये टोटल जो पैकेज है इसको हम लोग कलेक्शन के नाम से पहचानते हैं। ठीक है। तो कलेक्शन एक बेसिकली इंटरफेस है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब है प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी ऐड हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी ऐड हो सकता है। ठीक है ना। तो कलेक्शन जो है वो एरे के जैसे ही काम करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने का काम करता है। लेकिन कैसे करता है ऐड? डायनेमिकली। डायनेमिकली मतलब कि इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है और वो रिसाइज हम लोग कर सकते हैं। जैसे डाटा ऐड होगा साइज इंक्रीज होगा, डाटा को रिमूव करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके अंदर जो डाटा रिट्रीव होगा वो तीन तरीके से डाटा रिट्रीव हो सकता है। इंडेक्स ऑर्डर, इंडेक्स ऑर्डर का मतलब हुआ कि जिस ऑर्डर में हम लोगों ने वैल्यू ऐड कराई है उसी ऑर्डर से वापस से रिट्रीव करेगी। रैंडमली मीन सिस्टम डिसाइड कर रहा है किस तरीके से ऑर्डर में वो हमारे पास मिलेगा। तो वो रैंडमली किसी भी और कोई भी वैल्यू पहले आ सकती है, कोई भी वैल्यू बाद में आ सकती है। और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ये आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर 1 2 3 4 या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट ABCD के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में डाटा रिट्रीव करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है कलेक्शन का जो यूज है वो ज्यादा है बनिस्पत के हम लोग अगर एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एरे से बेटर है हमारा। ठीक है ना। अब हम लोग ये सामने अगर देखें डायग्राम तो इसके अंदर हम लोगों के पास सबसे पहला इंटरफेस जो मिल रहा है वो सेट इंटरफेस मिल रहा है। इंटरफेस जैसे मैंने बताया था प्रोटोटाइप फॉर द क्लास है। प्रोटोटाइप मतलब कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है ना। तो वैसे अगर हम लोग सेट के बारे में बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि सेट की प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि वो यूनिक डाटा ही ऐड करेगी और वो वैलिडेट करता है डाटा। अगर आप सामने लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं, इट वैलिडेट्स डाटा बिफोर एडिंग द डाटा, और इसमें यूनिक डाटा ही ऐड होगा। तो अगर आपने इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज दो बार पराग भेजा या न्यूमेरिक वैल्यूज में दो बार है ना 1 2 3 भेजा तो उस केस में वो एरर नहीं देगा, लेकिन उसको एक ही बार काउंट करेगा। तो एक बार ही पराग ऐड होगा, दूसरी बार मिलेगा तो उसे इग्नोर कर देगा। तो इसलिए यूनिक डाटा ही ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है। लिस्ट जो है दूसरा इंटरफेस, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट डाटा ऐड हो सकता है और उसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि आप बोले ये यूनिक ही ऐड होगा, और जिस तरीके से आप डाटा को डालते जाओगे वो बिना चेक करे हुए डुप्लीकेट है कि नहीं है वो उसको ऐड करता चला जाएगा। तीसरा जो है वो है मेरे पास मैप। मैप के केस में हम लोग जो डाटा ऐड करते हैं वो की वैल्यू पेयर में ऐड करते हैं। की वैल्यू पेयर मतलब कि क्या हुआ कि एक क्लास में दो पराग नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर अलग अलग होगा। एक का 21 हो गया, एक का 22 हो गया। तो ये रोल नंबर जो हो गया ये की हो गया और वैल्यू जो हो गई वो पराग वैल्यू हो गई। ठीक है। तो की जो है वो हमेशा यूनिक रहेगी और वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग तीन वे में डाटा को स्टोर करा सकते हैं, सेट के फॉर्मेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में या मैप के फॉर्मेट में। ठीक है ना। अब डाटा के रिट्रीवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के पास तीन तरह की क्लासेस दे रखी है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, एरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक लिस्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो मैंने सिर्फ एक तुक्के के लिए ताकि आपको याद रहे इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसके आगे भी हैश लिखा हुआ है जैसे हैश सेट और इधर हैश मैप लिखा हुआ है, तो जिसके आगे भी हैश लिखा हुआ है उसका मतलब हो गया रैंडम। ठीक है। तो मतलब समझते हैं, मैंने बोला
जिसके आगे भी हैश एक्स 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 मीन हैश सेट हो सकता है या हैश मैप होता है, तो उस केस में जो डाटा रिट्रीव होगा वो रैंडम रिट्रीव होगा, ठीक है ना। तो सेट जब होगा तो यूनिक डाटा होगा, मैप जब होगा तो की वैल्यू में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यू हैश सेट एक क्लास है, तो ये कंस्ट्रक्टर बना रखा है। न्यू हैश सेट एक क्लास है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो रिटर्न में सेट इंटरफेस रिटर्न कर रहा है। ये सेट है, ये उसका रेफरेंस एस है, ठीक है। ये वही है चीज जो हम लोगों ने पहले भी आपके साथ इंटरफेस में पढ़ाई थी कि न्यू, अगर हम लोग जैसे कि क्या कर रहे थे कार, तो रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा था ऑटोमोबाइल ऑटो, तो ऑटोमोबाइल इंटरफेस था, कार उसकी क्लास थी। वैसे हैश सेट एक क्लास है और सेट उसका इंटरफेस है, ठीक है ना। ये जो ग्रेटर देन लेस देन के बीच में लिखा हुआ है हमने इंटीजर, ये बता रहा है किस टाइप का डाटा ऐड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे को जो यूज इस्तेमाल करते हैं हम लोग रैपर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर कैरेक्टर ऐड करना है तो कैरेक्टर, फ्लोट ऐड करना है तो एफ कैपिटल फ्लोट, रैपर क्लासेस भी आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग ऐड करना है तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल स्ट्रिंग, तो इसमें हम बताते हैं किस टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप कौन सा हमारा स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। और ऐड हमारा मेथड है जो कि डाटा को ऐड करते हैं, इसमें कोई साइज स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि क्या साइज है आपका, तो जैसे डाटा ऐड होता जाएगा वैसे ही आप उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही एक और मेथड होता है रिमूव, से रिमूव भी आप करेंगे तो वो रिमूव भी हो सकता है, तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेट के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 12 को हम लोगों ने 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 12 को वो एक बार ही लेकर चलेगा, दूसरे वाले को इग्नोर कर देगा क्योंकि सेट में यूनिक डाटा ही ऐड होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग, ठीक है, रिट्रीव करना चाहें तो रिट्रीव के लिए मेरे पास एक मेथड होता है आइट्रेटर। सेट इंटरफेस का मेथड है आइट्रेटर, जो कि रिटर्न में आइट्रेटर इंटरफेस रिटर्न करता है। ये भी हम लोगों ने बताए थे आपको मेथड का रिटर्न टाइप, ये मेथड है, ये इसका रिटर्न टाइप है। मेथड का रिटर्न टाइप अगर वॉइड नहीं होता, स्ट्रिंग नहीं होता, ठीक है ना, प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होता, इंट लॉन्ग फ्लोट नहीं होता, तो 99% केस में वो इंटरफेस ही होता है, ठीक है। तो ये आइट्रेटर एक इंटरफेस है, ठीक है, आईटी उसका रेफरेंस है। और वाइल आईटी डॉट हैज नेक्स्ट, वाइल का मतलब कि जब तक वो नेक्स्ट मेथड है तब तक नेक्स्ट मेथड क्या करता रहेगा, एक एक करके वैल्यू को रिट्रीव करता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इंटीजर स्पेसिफाई कर रखा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये स्टोर हो गया और रिट्रीव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैप देखें तो मैप में आप देखोगे कि मैप का भी रेफरेंस बना रखा है, तो ये मेरे पास न्यू हैश मैप एक क्लास है, तो आप सामने देखोगे तो न्यू हैश मैप एक क्लास है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जो रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है, जो रिटर्न में मैप का रेफरेंस एम रिटर्न करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैप के साथ हम लोगों ने दो है ना बेसिकली जो है वो वैल्यू भेजी है, एक ये है की के लिए और ये है वैल्यू के लिए, की वैल्यू पेयर, ठीक है ना। तो की का टाइप क्या होगा, इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट, जैसे 1.1 1.2 ऐड करना, फ्लोट कैरेक्टर एबीसीडी ऐड करना, कैरेक्टर इंटीजर 12 10 है ना, नीचे आप देखो, और स्ट्रिंग टाइप का डाटा ऐड कराना या कोई भी टाइप का डाटा आपको ऐड कराना है, ठीक है ना। अब इसका मेरे पास मेथड होता है पुट, तो पुट मेथड में की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, तब यहां पर जो है हमारा वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, पराग 2 बार लिखा हुआ देखिएगा, ठीक है ना, लेकिन जो की होगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, ठीक है ना, तो की हमेशा यूनिक रहेगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब मेरे को इसको रिट्रीव करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम मैप से पहले एक मेथड है होता है वैल्यूज, तो मैप से हम लोग मेथड को सॉरी ये है ना वैल्यूज को कलेक्शन इंटरफेस में पहले डालते हैं, और फिर कलेक्शन का मेथड फिर से वही होता है आइट्रेटर, और आइट्रेटर से आइट्रेटर इंटरफेस मिल रहा है मेरे को, और बाकी का कॉन्सेप्ट वही है जो अभी ऊपर देखा था, आईटी डॉट नेक्स्ट से वैल्यूज निकल जाएंगी। तो इस केस में हमारे पास हम लोगों ने हैश लगा रखा है, ठीक है ना, जब हम लोगों ने यहाँ पर हैश मैप लिख रखा है या हैश सेट लिख रखा है ऊपर, ठीक है ना, ये रहा हैश सेट लिख रखा है। तो हैश का मतलब मैंने बताया था डाटा जो रिट्रीव होगा रैंडमली, तो समझ कि जिस ऑर्डर में गया जरूरी है 12 10 6, ये वाला 12 इग्नोर हो गया, तो जरूरी है कि 12 10 6 ही दे, ये हो सकता है पहले 6 दे दे, फिर 12 दे दे, फिर 10 दे दे, फिर अगली बार चलाओगे तो हो सकता है पहले 12 दे दे, फिर 6 दे दे, फिर 10 दे दे, तो ये वैल्यूज जो है वो आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर देगा। ऐसे यहाँ पर भी पहले हो सकता है जैन दे दे, फिर टॉम दे दे, फिर पराग दे दे, है ना, फिर पराग दे दे, तो 2 बार पराग है तो 2 बार पराग डिस्प्ले हो गया, मतलब दोनों बार ऐड होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी हमारे पास जो है चीजें हैं, जैसे कि अब एक और मैंने बताया था कि क्लास होती है लिंक्ड हैश सेट या लिंक्ड हैश मैप, ठीक है ना।
दोनों के अंदर से रहना कॉन्सेप्ट का जो है वो ये लिंक्ड हैश जहां पर लिखा है, तो इसका मतलब कि वहां पर जो रिट्रीवल होगा वो इंडेक्स ऑर्डर में होगा, मतलब कि जिस ऑर्डर में वैल्यू जाएगी उसी ऑर्डर में वापस मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है बेसिकली सेट जब लगा होता है, लिंक्ड हैश सेट का मतलब कि फिर से वही यूनिक वैल्यू ऐड होगी, और लिंक्ड हैश मैप का मतलब कि वही हो गया कि की वैल्यू पेयर में डाटा ऐड होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और होता है ट्री एक्स एक्स एक्स, मतलब कि ट्री सेट या ट्री मैप। तो यहाँ पर डाटा जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब कि जो भी डाटा होगा वो न्यूमेरिक के असेंडिंग ऑर्डर या है ना ABCD करेक्टर की या है ना स्ट्रिंग के असेंडिंग ऑर्डर में रिट्रीव होगा, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, जहां सेट लगा है ट्री सेट मतलब कि यूनिक, जहां पर ट्री मैप लगा है तो वहां पर की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ऊपर डायग्राम देखोगे दोबारा से जो हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर कलेक्शन के अंदर सेट, लिस्ट और मैप, सेट के अंदर हैश सेट बता दिया, लिंक्ड हैश सेट बता दिया, ट्री सेट बता दिया, ठीक है ना। मैप, मैप के अंदर हैश मैप बता दिया, लिंक्ड हैश मैप बता दिया, ट्री मैप बता दिया। अब क्या बचा, लिस्ट इंटरफेस बचा। लिस्ट इंटरफेस बताया था क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्लास होती है कौन सी, एरे लिस्ट क्लास, ठीक है। तो इस एरे लिस्ट क्लास को समझते हैं। एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट क्या करता है, एरे लिस्ट इंटरनल एरे के बनाता है, ठीक है ना। और जो इंटरनल एरे जो बनाता है ये डायनेमिकली रिसाइजेबल है, मतलब कि इसका साइज जो है अपने आप ही इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को ऐड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एरे लिस्ट जो है डाटा जो ऐड होता है वो डुप्लीकेट डाटा ऐड हो सकता है, जैसे मैंने बताया लिस्ट की प्रॉपर्टी की डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड हो सकती है। और जो डाटा रिट्रीव होगा, अब यहाँ पर डाटा हमेशा जिस ऑर्डर में जाएगा उसी ऑर्डर में वापस से रिट्रीव होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑर्डर में डाटा रिट्रीव होगा। तो इतनी चीज का हम लोग एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक लिस्ट का पहले बता रहा हूं मैं आपको, लिस्ट का जो भी बताया था, यहाँ पर मैंने न्यू एरे लिस्ट एक क्लास है जो मैंने बताई थी अभी आपको, जो रिटर्न में लिस्ट इंटरफेस रिटर्न कर रही है। अब यहाँ पर जो है ये वार्निंग दे रहा है, अगर आप वार्निंग में देखोगे तो देखिए इसमें वार्निंग दे रहा है, ठीक है ना। तो वार्निंग में अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि आपने इसके अंदर आर्गुमेंट टाइप नहीं स्पेसिफाई कर रखा है, या इधर देखिए तो ठीक है ना। तो इसमें लिख रखा है कि आपके लिस्ट के साथ ई लगेगा। तो ई का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रेटर देन लेस देन के बीच में लिखा है ई लिखा हुआ है। तो ई का मतलब होता है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मतलब कि ये बोल रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि आपने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि एरे लिस्ट में जो लिस्ट ऐड होगी उसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अब इसको यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा न्यू एरे लिस्ट और ग्रेटर देन लेस देन के बीच में इंटीजर टाइप का डाटा ऐड करें, तो इंटीजर रैपर क्लास होगी, लिस्ट इंटीजर जो है ये रैपर क्लास होगी, ठीक है। तो ये जो है न्यू एरे लिस्ट रिटर्न में लिस्ट इंटरफेस रिटर्न कर रही है। और यहाँ से वार्निंग भी हट गई है। अब ऐड के अंदर मैं डाटा इंटीजर टाइप का डाटा ऐड करा रहा हूं। अब यहाँ पर ऐड में देखेंगे तो यहाँ पर 3 डुप्लीकेट ऐड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड हो सकती है। अब मेरे को इसको रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव के लिए हम लोगों ने क्या यूज कर रखा है, आइट्रेटर। तो ये मेरे पास आइट्रेटर मेरे पास एक मेथड है, ठीक है ना, जो रिटर्न में आइट्रेटर इंटरफेस रिटर्न करता है। तो ये देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आइट्रेटर हमारे पास क्या है, यूटिल में से आइट्रेटर एक हमारे पास इंटरफेस है हमारा, ठीक है ना। और स्पेसिफाई कर रहा है कि इंटीजर टाइप का डाटा रिट्रीव होगा। हैज नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट वैल्यूज है तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट का वैल्यूज निकालेगा। तो इस टाइम पर जो रिट्रीव होगा वो उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में 3153 गए तो उसी ऑर्डर में डाटा रिट्रीव हो जाएगा। तो चलाकर देखते हैं एक बार। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर हमारे पास 3153 उस ऑर्डर में डाटा वापस से रिट्रीव हो गया जिस ऑर्डर में गया था। तो और डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ रही है। तो ये बेसिकली आपका एरे लिस्ट का एग्जांपल था, ठीक है ना। एक और देखते हैं हम लोग। अब यहां पर मैंने सेट का बना रहा हूं आपको, ठीक है। तो सेट का मतलब कि यूनिक डाटा ऐड होगा, तो उसी को देखते हैं। तो यहां पर भी अब मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग टाइप का डाटा ऐड होगा। तो ग्रेटर देन लेस देन के बीच में स्ट्रिंग, हैश सेट क्लास है,
रिटर्न में सेट इंटरफेस का रिटर्न कर रहा है रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। और अब लिस्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड करा रखे स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें मैंने पराग को डुप्लीकेट, अमित को डुप्लीकेट करा हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में जब हम लोगों ने सेट को यूज कर रखा है तो डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड नहीं करेगा वो, ठीक है, इग्नोर कर देगा। रिट्रीव जब हम लोग कर रहे हैं, रिट्रीव करने का वही तरीका है जो मैंने बताया था, आइटरेटर मेथड से आइटरेटर आ गया और आइटरेटर में स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिट्रीव होगा और वही हैज नेक्स्ट से एक एक कर वो नेक्स्ट वैल्यू को रिट्रीव करता जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर हैश सेट का इस्तेमाल कर रहा हूं तो हैश सेट का मतलब कि जिस ऑर्डर में डाटा गया है उस ऑर्डर में रिट्रीव नहीं होगा और रैंडमली रिट्रीव होगा। तो देखते हैं इसको। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज हट गए, जो हम लोगों ने पराग अमित डुप्लीकेट 2 बार लिखे थे हट गए। और ऑर्डर भी आप देखोगे तो पहले पीयूष फिर पुनीत आ गया, जबकि हम लोगों ने इधर भेजा था पराग और फिर पीयूष भेजा था, पुनीत नीचे भेजा था। तो ऑर्डर उसने शफल कर दिया, अपने आप ही उसने शफलिंग कर दी उसके ऑर्डर की, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह लिंक्ड का इस्तेमाल करता हूं तो दूसरा वाला हमने बताया था लिंक्ड। तो लिंक्ड का मतलब क्या है, जिस ऑर्डर में जाएगा उसी ऑर्डर में वापस आएगा और इसके अंदर भी हम लोगों का डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं होंगी। तो इसको भी चलाकर देखते हैं। तो अब की बार भी डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड हुई है, लेकिन अब की बार में पराग पीयूष अमित पुनीत उसी ऑर्डर में गया है, पराग पीयूष अमित पुनीत, ठीक है। तो वही सेम ऑर्डर है हमारा, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने बताया था ट्री। तो ट्री सेट के अंदर असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आप देखोगे तो यहां पर क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, पहले ए आ गया, फिर पी ए, फिर पी आई और पी यू, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक मैप का भी देख लेते हैं। मैप के अंदर हम लोगों ने जब वही बना रखा है, अगर आपको इसको अनकमेंट करके देख लीजिएगा, न्यू हैश मैप या फिर न्यू लिंक्ड हैश मैप। हैश मैप करेंगे तो रैंडम आएगा, जैसे बता चुका हूं। लिंक्ड हैश मैप करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, वो सॉरी इंडेक्स ऑर्डर में आएगा। एक मैं ये कर दिखा रहा हूं ट्री मैप, क्योंकि ट्री मैप के अंदर जो असेंडिंग ऑर्डर रहेगा वो वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर नहीं रहेगा, की का असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। तो ये चीज को इस चीज को देख लेते हैं, बाकी वो दोनों भी आप अपने से ही चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मैप का जो है रेफरेंस बनाया, जिसमें हम लोगों ने की वैल्यू मीन स्ट्रिंग टाइप का डाटा, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग वैल्यू डाटा ऐड करा रखा है। और पुट एक मेथड होता है जो मैंने बताया था, पुट के अंदर हम लोगों ने की वैल्यू पेयर में डाटा ऐड करा दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं रिट्रीव कर रहा हूं। तो रिट्रीव जब हम करेंगे, वही आइटरेटर पहले कलेक्शन में डाला, फिर आइटरेटर से हम लोगों ने हैज नेक्स्ट करके एक करके वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर पराग 2 बार है तो 2 बार ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अमित है, लेकिन अभी अमित एक वाला जेड वाला अमित पहले प्रिंट नहीं होगा, वो पहले किसको प्रिंट करेगा, इस वाले को, ए वाले को प्रिंट कराएगा, पीयूष वाले को प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा, की का असेंडिंग ऑर्डर होगा, ना कि वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसको भी चेक करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अमित आ रहा है, फिर पराग, पराग और फिर जो भी सॉरी ये पहले क्या आ रहा है, पीयूष आएगा। पहले ए के अंदर क्या था, पीयूष, तो पहले ये पीयूष आ रहा है, देखिए पीयूष, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये आपका कलेक्शन के अंदर टॉपिक को करवाया है, जिसमें अगर मैं समराइज करूं आपको तो कलेक्शन भी मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है, ठीक है ना। कलेक्शन एक इंटरफेस है जिसके अंदर हम लोग या तो सेट टाइप का डाटा ऐड करेंगे, मतलब कि यूनिक टाइप का डाटा, लिस्ट टाइप का डाटा ऐड करेंगे तो मतलब कि डुप्लीकेट डाटा ऐड हो सकता है, मैप टाइप का डाटा ऐड करेंगे मतलब कि की वैल्यू में ऐड हो सकता है, ठीक है ना। रिट्रीवर के हिसाब से अगर मैं हैश सेट इस्तेमाल करूंगा तो, या मतलब कि हैश मैप इस्तेमाल करूंगा तो रैंडम, लिंक्ड का मतलब हो गया इंडेक्स्ड और ट्री का मतलब हो गया असेंडिंग। और एरे लिस्ट के अंदर जिस ऑर्डर में जाएगा उसी ऑर्डर में वापस मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कलेक्शन का टॉपिक है। इसी तरीके से एक और चीज आज हम लोग कवर कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब एरर शो करना एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं एरर शो करना तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। भैया जैसे कि मैंने अगर रॉन्ग इनपुट ले लिया, जैसे मैं बोल रहा हूं एंटर नंबर 1,
और उसके अंदर मैंने ABCD ले लिया, तो अब ABCD को तो इंटीजर में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो उसमें ऑटोमेटिकली एरर ही आएगा, ठीक है ना। तो वो तो एरर शो होगा ही होगा। तो एरर दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास कंपाइल टाइम एरर होते हैं। कंपाइल टाइम एरर कौन से एरर होते हैं? सिंटैक्स एरर्स होते हैं कि मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया, ब्रैकेट छोड़ दिया, कुछ इंपोर्ट करना भूल गया, तो वो सिंटैक्स एरर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो आपको कैसे रेड मार्क हो जाएगा इक्लिप्स के अंदर, आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको सजेशंस मिल जाएंगे कि भाई आपने क्या एरर करा, ठीक है ना। दूसरे टाइप के एरर्स होते हैं हमारे पास रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि हमारे कोड का एरर नहीं है, हमारे सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड रन टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला, रॉन्ग इनपुट दे दिया मैंने अभी आपको, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि भाई देना था न्यूमेरिक टाइप का डाटा, एंटर एज के अंदर उसने रॉन्ग इनपुट ABCD भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रन टाइम एरर हो गया, ठीक है। या भी मैंने है ना इंटरनेट से कनेक्शन करना है मेरे को टेस्ट करने के लिए किसी वेबसाइट को, अब इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है मेरे पास, वेबसाइट ही अवेलेबल नहीं है मान कर चलिए, तो ये क्या हुआ, ये एक अनएक्सपेक्टेड रन टाइम एरर हो गया, ठीक है ना। तो इन एरर्स को हैंडल करने के लिए जावा ने क्या दे रखी है, जावा ने कुछ इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस दे रखी है, ठीक है। तो ये सब लिख रखा है, कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर्स आप पढ़ सकते हो हमने, रन टाइम ड्यू टू अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, जैसे रॉन्ग इनपुट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी जो अब जो हैंडलिंग जो एक्सेप्शन जो हम लोग बता रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ जावा ने क्या कर रखा है, जावा ने कुछ इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस दे रखी है, ठीक है ना। जैसे कि इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के लिए IO एक्सेप्शन हो गया, डाटाबेस कनेक्शन का को हैंडल करने के लिए SQL एक्सेप्शन हो गया। वैसे अगर मैं वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूं तो GSP एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन ऐसे हमारे हो गए, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कुछ न्यूमेरिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके की मेरे पास एक्सेप्शन क्लासेस होती है हर, ठीक है ना। लेकिन ये सारी की सारी क्लासेस जो ड्राइव होती है, ठीक है ना, तो ये देखिएगा मैंने लिख रखा है कि हैंडलिंग आर डन थ्रू java.lang.exception क्लास। तो मतलब कि ये क्या हो रही है कि ये सारी की सारी जो एक्सेप्शन क्लासेस जो ड्राइव हो रही है वो सुपरमोस्ट एक्सेप्शन क्लास से ड्राइव हो रही है। तो एक्सेप्शन एक सुपरमोस्ट एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है ना। तो java.lang.exception क्लास जो है वो जावा की सुपरमोस्ट एक्सेप्शन क्लास है, जिसमें से ये सारी एक्सेप्शन इनहेरिट होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली में हम लोगों को लगता है कि भाई हम लोगों को कोड हम लोग लिख रहे हैं तो हमारे को पता नहीं चलता कि हमारा कोड के अंदर कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, ठीक है ना, और मल्टीपल एरर्स को हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग कि मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करें हम लोग, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही एक्सेप्शन क्लास को यूज कर मल्टीपल एरर्स को हैंडल करा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल में कभी आप देखोगे एग्जाम्पल में तो उसने खाली एक्सेप्शन ही को ही यूज कर रखा होगा, तो एक्सेप्शन से ही सारी एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल में देख लेंगे इस चीज को। इसी तरीके से जो है एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने बफर्ड रीडर क्लास करी थी तो उस टाइम पर मैंने बोला था कि आपको थ्रोज IO एक्सेप्शन करना कंपलसरी है जब हम रीड लाइन कर रहे थे, ठीक है ना। तो रीड लाइन एक प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। तो रीड लाइन मेथड जो है वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है IO एक्सेप्शन, और उस रीड लाइन मेथड को मैं कहां से इस्तेमाल कर रहा हूं, कहां पर कॉल करा रहा हूं, अपने मेन मेथड में से कॉल करा रहा हूं। तो वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्योंकि रीड लाइन मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो आपके मेन मेथड को भी सेम एक्सेप्शन थ्रो करानी कंपलसरी है। वही मैंने लिख रखा है, इफ अ मेथड थ्रोज सम एक्सेप्शन एंड वी आर यूजिंग दैट मेथड इन अनदर मेथड, अगर कोई एक्सेप्शन मेथड थ्रो कर रहा है और उस मेथड को मैं कॉल करवा रहा हूं दूसरे मेथड में से, तो फिर जिस मेथड में से मैं उसे कॉल करवा रहा हूं वहां से भी कंपलसरली मेरे को सेम एक्सेप्शन को थ्रो कराना पड़ेगा, नहीं तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा। इसका भी प्रैक्टिकल भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास थ्रोज एक कीवर्ड होता है, ठीक है, और थ्रोज जो है वो हमारी एक्सेप्शन को थ्रो कराने का काम करता है, ठीक है ना। और थ्रोज जो है उसको हम लोग मेथड के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप नीचे देखोगे तो मैंने कैलकुलेट नाम का मेथड बना रखा है और उसके आगे लिख रखा है थ्रोज। और क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूमेरिक कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैंने किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो करा रखी है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करवा रखा है, ठीक है, थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब इसके अंदर मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा है और मैंने यहां से कैलकुलेट मेथड को कॉल करवा रखा है। अब यहां पर कैलकुलेट मेथड को जो मैंने कॉल करा रखा है तो मैंने 12 और 0 आर्गूमेंट पास करा दी। तो अब यहां पर पहले वाले में 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आउटपुट आ गया, 12 प्लस 0 12 आ गया, लेकिन थर्ड वाली लाइन में एरर आ जाएगा कि डिवाइड बाय 0 जब मैं करूंगा 12 डिवाइड बाय 0 तो ये एरर अकर हो जाएगा और यहां पर से ये एरर को क्या करेगा, थ्रो करवा देगा और यहां से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज है।
लेकिन अब यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारे पास कि यहाँ पर जो है प्रोग्राम जब यहाँ से टर्मिनेट हो गया तो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, मतलब कि ये कोड में कोई एरर नहीं था, 12-0 इज फाइन, 12-0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि इस लाइन में एरर आ गया तो ये कोड यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, आगे का एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बेटर वे में एक और चीज के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, वो है ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो उसको भी समझते हैं। ब्लॉक का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि करली ब्रैकेट को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, करली ब्रैकेट को बंद करते हैं तो वो एक ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, तो वैसे ट्राई एक ब्लॉक है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एरर आकर हो सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं एरर आकर हो सकता है। ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास एक कैच ब्लॉक होता है। कैच ब्लॉक कब कॉल होगा? जब एरर अकर होगा। अगर एरर अकर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ट्राई वाला कोड ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन केस ट्राई में एरर होता है तो उसे कैच कौन करता है? कैच ब्लॉक है। और कैच के अंदर यहां पर हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने सिंपल सुपरमोस्ट एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्शन लिख दी। तो एक्सेप्शन मीन्स कोई से भी एरर होगा वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्शन का मेथड होता है, एक्सेप्शन का रेफरेंस है ई, और ई का मेथड होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या काम करता है? जो भी टाइप का एरर आकर हुआ है उसको ट्रेस करके प्रिंट कराने का काम करता है। ठीक है ना, और कैच के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्राई का ऑल्टरनेट कोड भी लिख सकते हैं। जैसे मान के चले ट्राई के अंदर मैंने लिखा कि भाई लॉग इन कर रहे हैं, ट्राई का जो ब्लॉक लिखा मैंने लिखा लॉग इन कर रहे हैं इसमें। अब लॉग इन अगर फेल हो जाता है तो उसका मतलब कि मेरा एरर आ गया, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक कैच ब्लॉक के अंदर जाकर एक ऑल्टरनेट कोड लिख सकता हूं कि ट्राई फेल हो गया तो यहां पर साइन अप का कोड चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ब्लॉक जो है वो है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो कि हमेशा कॉल होता है वेदर देयर इज अ एरर और नॉट। मतलब कि अगर ट्राई ब्लॉक में लॉगिन वाला एग्जीक्यूट हो गया तब भी फाइनली ब्लॉक में ब्राउजर को क्लोज करना है, तो मैंने फाइनली ब्लॉक में क्या लिखा है? ब्राउजर क्लोज करने का कोड लिखा हुआ है। और अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आ गया और वो कैच में चला गया तो साइन अप वाला कॉल होगा, तो साइन अप वाले के अंदर भी क्या होगा? काम खत्म हो जाना है, ब्राउजर को क्लोज करना है, तब भी फाइनली ब्लॉक कॉल होना है। तो मतलब कि दोनों केस में फाइनली ब्लॉक को कॉल करना ही है। तो उस केस में हम लोग वो कोड जो कि हम समझते हैं कि कॉल होगा ही होगा, तो उसको हम लोग फाइनली के अंदर ऐड करा देते हैं। तो इतनी चीज का भी एक बार एग्जांपल देखते हैं सामने। तो यहां पर मैंने जो है मेन मेथड में जाकर थ्रोज करवा दिया। पहले तो थ्रोज का ही देखते हैं। मैंने एक थ्रोज करवा दिया एक्सेप्शन। ठीक है ना, ठीक है, और मैंने यहां पर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, ए की 10, बी की 5, सी की 5, ये मैंने वैल्यूज वेरिएबल में असाइन कर दी। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? ट्राई ब्लॉक को कमेंट कर रहा हूं। तो मैंने ये ट्राई को कमेंट कर दिया और ट्राई का करस्पॉन्डिंग कैच को भी मैंने कमेंट कर दिया। तो मैंने ये पूरा कैच को कमेंट कर दिया अभी मैंने, और फाइनली को भी कमेंट कर दिया। मैं सब कुछ कमेंट कर रहा हूं। ठीक है जी, तो अब दोबारा से देखते हैं एक बार एग्जांपल को क्या कर रहे हैं हम लोगों ने। एक बार देखते हैं दोबारा। मैंने एक मेन मेथड में जाकर एक एक्सेप्शन को थ्रो करवा दिया, और अब मैंने आपके रेफरेंस के लिए 1 प्रिंट करवा दिया, और यहां पर लिख दिया a डिवाइड बाय b माइनस a। तो b में भी 5 है, c में भी 5 है, तो 5 माइनस 5 0। तो समझ लेंगे डिवाइड बाय 0 ये एरर है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और कोड लिखा, बाकी सब कमेंटेड है उसको छोड़ दीजिए। एक और मैंने कोड लिखा 2 करके आपको रेफरेंस दे दिया। इसमें मैं b प्लस c कर रहा हूं, तो मतलब 5 प्लस 5। तो इसका मतलब कि 10 डिवाइड बाय 0 नहीं हो रहा, 5 प्लस 5 10 हो रहा है। तो 10 डिवाइड बाय 10, इसमें कोई एरर नहीं है। तो उसका मतलब कि अब मेरे पास 2 लाइन आ गई, एक में एरर है इसके अंदर और इसमें एरर नहीं है। लेकिन अब होगा क्या कि जब ये पहला वाला एग्जीक्यूट होगा और एरर आएगा तो कोड यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा और आगे सही वाला नहीं चलेगा। तो पहले इतने को चलाकर देखते हैं। तो एरर आया है मेरे पास। तो अब देखिएगा 1 वाला जैसे ही कोड चला वैसे ही वो एरर आकर हो गया और उसने थ्रो करवा दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 कि भाई आप डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते हो। तो अब इस चीज को दूसरे तरीके से ट्राई कैच के थ्रू कर देखते हैं। तो उसके से मैंने इसको थ्रोज को कमेंट कर दिया और मैंने ट्राई ब्लॉक, ये ट्राई मेरा ब्लॉक है, ये मेरा ट्राई ब्लॉक हो गया। तो मैंने इस कोड में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 0 हो सकता है, दोनों की वैल्यू सेम होए, एरर आ सकता है, तो इस कोड को मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। अब कैच के अंदर मैंने
अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करवा रखा है, ये मेरा कैच ब्लॉक है, जिसके अंदर मैंने प्रिंट स्टैक ट्रेस से एरर प्रिंट करा रखा है। चाहे तो अपना मैसेज भी दे सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट की जगह सिस्टम डॉट ERR से क्या होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, मैसेज आपका जो होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, मतलब वार्निंग मैसेज आ जाएगा ERR से। तो ये आप अपना मैसेज भी दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड मैसेज है, ठीक है ना। और यहाँ पर आकर मैंने ऑल्टरनेट कोड लिख दिया कि अगर यहाँ पर 0 आता है, जैसे ऊपर का था, ऊपर था x के अंदर 0, तो उसका इसका मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली। मतलब कि अगर ऑल्टरनेट कोड में आता है तो उन्हें उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, 1 मानकर चल दिया। तो इसे भी समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ट्राई का कैच हो गया। उसके बाद मैंने एक ये फाइनली ब्लॉक बना रखा है। अब फाइनली ब्लॉक के अंदर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं भाई, ये वाला जो कोड है इसमें कोई एरर नहीं है, ये हमेशा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा ही चलेगा ये वाला कोड, तो इसलिए हम लोगों ने इसको फाइनली के अंदर डाल दिया, क्योंकि इसमें एरर नहीं है। तो अब इसको देखते हैं चलाकर। तो अब अगर इसका आउटपुट देखोगे तो 1 वाला चला कोड, इसमें एरर था, तो ये कहां चला गया, कैच में चला गया, मेरा एरर मैसेज शो हो गया। और एक ऑल्टरनेट कोड चल के देखिएगा, वहां पर ऑल्टरनेट कोड चल गया। और इस केस में अब फाइनली वाला ब्लॉक भी चल रहा है, 2 के अंदर मैंने अब लिखा, तो ये फाइनली वाला ब्लॉक भी मेरा चल रहा है। तो इसका मतलब कि मेरे दोनों चीजें चल रही हैं। अगर ट्राई में एरर नहीं होता, मान के चलिए मैं यहां पर 3 कर देता हूं, तो 5 - 3 2, तो इसका मतलब कि अब ट्राई में कोई एरर नहीं है, तो कैच नहीं कॉल होगा, लेकिन फाइनली अब भी कॉल होगा। तो इसको भी देखते हैं। तो अब देखिएगा ये कैच में नहीं गया, ट्राई ब्लॉक से ही एग्जीक्यूट हो गया, और अब भी फाइनली कॉल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ज्यादा थ्रोज से ज्यादा बेटर ये चीज है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और चीज दिखा रहा हूं, जो मैंने बोला कि अगर कोई मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है तो मेरे को भी थ्रो करानी जरूरी है। वो वाला पॉइंट देखते हैं। मैंने यहां से थ्रोज को कमेंट कर दिया फिर से। अब थ्रोज का देखिए, थ्रोज का भी कॉन्सेप्ट क्या बोले, थ्रोज की क्या जरूरत पड़ रही है। तो मैंने यहाँ पर एक स्लीप कर एक मेथड होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है एड थ्रोज। क्यों? क्योंकि ये जो है प्री डिफाइंड मेथड है स्लीप मेथड, और ये एक्सेप्शन थ्रो करवाता है। और इस मेथड को मैं कहां से कॉल करा रहा हूं, मेन मेथड में से कॉल करा रहा हूं। तो अब इस केस में क्योंकि मेन मेथड स्लीप मेथड को कॉल कर रहा है और स्लीप मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो करवा रहा है, तो वो मेरे को भी थ्रो करानी पड़ेगी। तो अब मैं जब इसको कर दिया तो ये सही एरर रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखिएगा। और एक और हम लोग यहां पर देखते हैं कि एक और जावा में कीवर्ड होता है थ्रो और थ्रोज, ठीक है। थ्रोज तो अभी हम लोगों ने देखा कि कोई एक्सेप्शन जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होती हैं उनको थ्रोज करने का काम करता है, ठीक है ना। लेकिन थ्रो जो होता है वो क्या होता है, वो हम एक अगर न्यू एक्सेप्शन बनाते हैं तो उसके साथ हम लोग थ्रो लिखते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर थ्रो लिख रखा है, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन को मतलब क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक मैं एक नई अरिथमेटिक एक्सेप्शन को इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इस चीज को, थ्रो और थ्रोज के बीच में डिफरेंस, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखते हैं एग्जांपल ही। थ्रोज तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो थ्रोज, तो यहाँ पर तो क्या हुआ कि ये मैंने नहीं बनाई है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन मेरी बनाई हुई नहीं है, ये पहले से बनी हुई है जो कि स्लीप मेथड थ्रो करवा रहा है, तो मैंने भी यहाँ पर थ्रोज करवा दिया उस चीज को, ठीक है ना। तो अब एक मैं एग्जांपल देखता हूँ जिसमें थ्रोज की जगह थ्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थ्रो का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को देखते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर देखिएगा ऊपर को छोड़ दिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास से। इस क्लास के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है कि एम्प्लॉय की एज ले रखी है मैंने। अब एम्प्लॉय की एज के अंदर मेरे को क्या करना है कि अगर एम्प्लॉय की एज 0 है या 0 से कम है तो मेरे को एक एरर मिले, एज कैन नॉट बी लेस देन 0। अब ये तो मेरे पास ऐसी कोई जावा की प्री डिफाइंड ऐसी एक्सेप्शन क्लास नहीं है जो ये एज को चेक कर सके कि एज 0 है या 0 से ऊपर है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए अब हम एक अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं। तो ये देखिएगा ऊपर, ये मैंने अपनी खुद की एक एक्सेप्शन क्लास बना रखी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेज हैं वो सुपरमोस्ट एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्शन से ड्राइव होती है। तो यहां पर मैंने अपनी क्लास बना रखी है माय ओन एक्सेप्शन, और वो किसको इनहेरिट कर रहा है, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हमने माय ओन एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रखा है। कंस्ट्रक्टर आपको बताया था पहले कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग ऑफ आर्गुमेंट भेज रखा है।
और ये कंस्ट्रक्टर जो है ये सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये भी मैं सब इनहेरिटेंस में आपको पढ़ा चुका हूं कि सुपर कंस्ट्रक्टर मींस एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और उसके अंदर क्या कर रहा है, ये जो एमएसजी की वैल्यू है वो उस कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी एक क्लास बना रखी है। अब इस क्लास को माय ओन एक्सेप्शन क्लास को हम लोगों ने यहाँ पर देखिए जो मेथड बना रखा है एम्प्लॉय एज, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर थ्रोज कर रखा है, थ्रोज माय ओन एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये थ्रोज हो जाने के बाद अब यहाँ पर मैंने चेक कर रहा कि अगर एज लेस देन 0 है तो मेरे को अब इस क्लास को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर इनिशियलाइज करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, थ्रो लिखना पड़ेगा, थ्रो न्यू माय ओन एक्सेप्शन। तो इसको देखिए यहाँ पर क्लास इनिशियलाइज हो रही है और ये मेरा स्ट्रिंग मैसेज चला गया, तो ये स्ट्रिंग मैसेज हमारा चला जाएगा। तो इस तरीके से थ्रो और थ्रोज दोनों का मैंने आपको यहाँ पर यूज करके दिखाया। मेन से जब मैं -2 मतलब कि एरर आई मेरा -2 भेजूंगा तो इस केस में वो क्या कर देगा, वो मेरा इस क्लास को माय ओन एक्सेप्शन क्लास को इफ ब्लॉक में जाकर इनिशियलाइज कर देगा और आपको ये एरर मैसेज को प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एरर मैसेज थ्रोज हो रहा है। ठीक है, तो ये थ्रोज और थ्रो का कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर आपका देखें तो यहाँ पर एज कांट बी लेस देन 0 ये मेरा एरर शो हो गया। तो इस तरीके से आज में हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट देखे, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का और एक कलेक्शन का। बाकी आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।